देखिए तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? एक बार चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे क्या आपको सब कुछ ओके है, दिख रहा है कि नहीं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे ठीक है हैं ना आप लोग? क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? एक बार चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे क्या आपको सब कुछ ओके है, दिख रहा है। चलो ठीक है। तो दोस्तों, नमस्कार रहेगा, जोहार रहेगा और सभी को आदाब रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा दोस्तों कॉन्सेप्ट रहेगा वह होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस से मैं क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आज मैं बिल्कुल सिर्फ जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। हम्म, हम्म। सभी साथियों को जोहार रहेगा मेरे ओर से। आपको क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए, जितना जल्दी हम लोग जोड़ पा रहे होंगे उतना जल्दी क्लास आपका स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्लास आपको स्टार्ट हो चुकी है लाइव एप्लीकेशंस पर। आपको एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों। सभी साथियों से मैं यह आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे कई सारे पहले इस पे वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी जरूर देखिए, है ना। और ये उसके बाद अगर देखते हैं तो चीजें आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, सम, बिल्कुल जीरो लेवल से। लेकिन अगर आप रेशियो को शुरू से समझना चाहते हैं तो ये रेशियो का ये फर्स्ट कंटेंट आपके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए दोस्तों। चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, है ना, चाहे जेएसएससी, जेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मेरे भाई, जहां भी मैथ्स पूछता है वहां रेशियो का आपका रोल आपको बहुत अच्छे से पता होगा। रेशियो आपको हर जगह आपको रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ रेशियो। एक ऐसा टॉपिक है जो इसे बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में आपको अवॉइड करके नहीं जा सकते हैं। तो आज मैं शुरुआत में बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से मैंने आपको क्रिएट किया हुआ है। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन बना रखा है। और ये सब कुछ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वाइज, आपको दिख रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले इसे स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको चाहता हूं कि यहाँ पर इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। हेडिंग लगा दीजिएगा यहाँ पर। हेडिंग रहेगा हमारा दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। लिख दीजिएगा यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये तो लिखा हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस लिखा हुआ है आपका, ठीक है। मुझे इस पर काम करना है, रेशियो पर। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रेशियो को समझने के लिए, तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आइए हम पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ आइएगा, कोई दिक्कत आपको जरा सा भी नहीं होगा। यह रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, मेरे प्यारे साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो में जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहले हम लोग ये समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी संख्या अगर रेशियो पर बात करते हैं हम लोग, तो रेशियो अगर हम बात करते हैं, ये हुआ हमारा ए और बी। तो ए को बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट। पहला ध्यान रखिएगा, ये रेशियो का रूल होता है। अगर हम बात करते हैं ए इज टू बी, तो ये रेशियो कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं ए इज टू बी और यहाँ रहेगा सी इज टू डी, तो यह कहलाएगा हमारा प्रोपोर्शन। मतलब 2 पॉइंट वाला अगर जो वैल्यू दिखाई देगा, 2 पॉइंट, तो वो कहलाएगा रेशियो। और ये 4 पॉइंट अगर साथ में दिखाई देगा तो उसे क्या कहिएगा, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और इसको बोलते हैं हम लोग समानुपात। ये हो गया हमारा समानुपात, ये हो गया हमारा अनुपात। तो दोस्तों, पहले ये पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। ये अनुपात समानुपात जब भी अगर आपको पता चलता हो, तो बेसिकली ये एक ही कैटेगरी के, है ना, दो चीजों के बीच कंपेयर की जाती है, उसका लघुत्तम तुलनात्मक संबंध को ही हम लोग रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते, सपोज यह एक यूनिट है 2 किलोग्राम, है ना, और यह 250 ग्राम। क्या इसका रेशियो निकल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों वेट को शो कर रहा है। तो जब दोनों वेट को शो करता है तो 2 किलोग्राम को हम 1000 से इंटू कर देंगे और 250 ग्राम को मैंने यहाँ कर दिया।
ये दोनों को दोनों ग्राम में आ गया, तो इसका हम रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। अगर हम बात करते मान लो ये 2 किलोग्राम है और यहाँ पर मान लीजिए 2 किलोमीटर है, क्या आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इसका ये अलग अलग यूनिट हो गया, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है और ये आपका वेट को शो कर रहा है, तो इसका रेशियो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो किसी भी चीज को रेशियो निकालने के लिए उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 मीटर है और ये 250 सेंटीमीटर है, क्या इसका रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 मीटर आपका लंबाई को शो कर रहा है और 250 सेंटीमीटर भी लंबाई को शो कर रहा है, मतलब ये यूनिट आपका सेम है, इसलिए इसका रेशियो निकाला जा सकता है। तो 2 मीटर को हम 200 मीटर कर सकते हैं और 250 सेंटीमीटर को हम 250 सेंटीमीटर कर सकते हैं, इस प्रकार से। इसको छोड़ा कर देंगे दोस्तों, छोड़ा करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, ये जीरो कट गया और 4 से कट करेंगे, 4 पचे 20, 5 पचे 25, सॉरी 4 पच्चे 20 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 5 पच्चे 25, हमारा रेशियो क्या बनेगा 4:5। तो दोस्तों हम रेशियो निकालने के लिए हमें यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे मैंने अगर किसी बच्चे से यह कहा कि मेरे भाई एक बात बताइएगा, मैंने यहाँ पर एक लिया वेट 200 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया सपोज हम लोग 250 ग्राम, तो देखो यह ग्राम एक ग्राम में है, दोनों वेट को शो कर रहा है, तो 200 ग्राम बटे 250 ग्राम आप करके इसका रेशियो निकाल सकते हैं, 4:5 का रेशियो निकल जाएगा। अगर हम बात करते सपोज ये 5 किलोग्राम और यहाँ पर लेते हैं सपोज 3 किलोग्राम, तो दोनों का सेम यूनिट हो गया, इसका रेशियो निकाल सकते हैं 5:3 का रेशियो, अर्थात 5:3। लेकिन अगर मान लीजिए कोई यूनिट, मान लो सपोज यहाँ पर 2 मीटर है, ये 2 मीटर है ना, और ये 250, ये हम कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर है, क्या आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही लेंथ को शो कर रहा है, तो 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 को किलोमीटर में इंटू करेंगे तो दोस्तों 1000 से आपको इंटू करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 200 पच्चे ये हो जाएगा 5 बार में, है ना, पॉइंट हटेगा, एक जीरो आ जाएगा, मतलब 10/75, यानी 5 पचे 25, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका, यहाँ पर करेंगे 5 देने के 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि 2:15 का रेशियो कहलाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपने ये सीखा कि सेम अगर यूनिट रहेगा तो हमें रेशियो कैसे निकालना है। बेसिकली मैं इस पर आपको बात कर रहा था कि अगर दोनों की लंबाई एक ही यूनिट में है, जैसे 2 मीटर 200 सेंटीमीटर, ये सेम यूनिट को शो कर रहा है। मान लीजिए हम बात करते हैं सपोज यहाँ पर यह 200 ml है ना, ये 200 ml है और ये 250 ml है, ठीक है दोस्तों। या मैं ये बोलता हूँ कि मैं सपोज यह 1 लीटर है, तो क्या इसका रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह एक क्वांटिटी को शो कर रहा है, 200 ml को हम 200 कर देंगे, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो मैं यहाँ पर 1000 से डिवाइड करूंगा, यह कट के हमारे पास रेशियो क्या बनेगा 1:5 का। तो बेसिकली रेशियो हम उसी का निकाल सकते हैं जो आपका एक सेम यूनिट में हो। अगर यूनिट अलग अलग हो गए, जैसे एक लंबाई को शो कर रहा है और एक वेट को शो कर रहा है, तो इसका यूनिट हम लोग इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक समान यूनिट, चाहे वो लेंथ है तो लेंथ में रहे, अगर वेट है तो वह वेट में रहे, अगर क्वांटिटी को शो कर रहा है तो क्वांटिटी को शो करना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, तो ये पता होनी चाहिए। अगर बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, आइए हम पहले उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे यह कहता है कि इफ a is to b is equal to 3:4 है, a is to b is equal to 3:4 and b is to c is equal to 2:3 है। पूछेगा आपसे क्या कि मेरे भाई आप बता दो a is to c क्या होगा, a is to c क्या होगा। पहला क्वेश्चन यहां से लगेगा, इफ a is to b का वैल्यू 3:4 है, b और c का हमारे पास 3:2:3 है, हमसे पूछा a is to c क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो a बाई बी को b बाई सी से इंटू करेंगे तो यह b भी कट जाएगा, हमारे पास a और c ही बचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं 3/4, 3/4 कर दीजिए, 2/3, इसको आपस में इंटू कर दीजिए, तो कट के कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 1:2 हमारा सही आंसर कहलाएगा। तो रेशियो निकालने में कोई समस्या आपको जरा सा मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपसे यह क्वेश्चन कह दिया, यह कहा कि इफ a is to b is equal to 3:4 या 3:5, b is to c is equal to हमने दिया 4:5
और एक और दे दिया आपको मैंने C/D, इसका वैल्यू हमने दिया 2:3। हमने पूछा आपसे क्या कि भाई A/D का मान निकालो, A/D। तो कुछ नहीं करना, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3/5, 4/5 एंड 2/3, जो भी वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा इस सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो देखो 3 3 कट जाएगा हमारे पास, और ऊपर में आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 25। हमारा रेशियो क्या बनेगा? 8:25। तो ये हमारा आ जाएगा रेशियो। तो अगर यह इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देता है, रेशियो A/B, B/C, C/D, तो हमारे पास जो लास्ट पूछेगा, फर्स्ट एंड लास्ट, हमें क्या करना होता है? बस सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर बात करते हैं इसके बाद, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रहेगा। मान लीजिए इफ A=B, A/B = 2:3, B/C मान लीजिए 4:5 मैंने दे दिया। हमने पूछ दिया क्या कि फाइंड A/B/C, A/B/C का वैल्यू आपको निकालना है। A/B/C का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार का। यानी कि अगर आपको यह कह देता है कि यदि A/B का वैल्यू हमारे पास 2:3 है, B/C का वैल्यू हमारे पास 4:5 है, हमसे पूछ रहा है क्या कि भाई A/B/C का रेशियो ज्ञात करें। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट एंड द लास्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या देख रहा कि A भी पूछ रहा है, B भी पूछ रहा है और C भी पूछ रहा है। तो वैसे चीजें हम कैसे काम करेंगे एग्जाम में? तो दोस्तों सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर A, B और C निकाल। तो AB के नीचे रख दो आप 2:3 और BC के नीचे रख दो आप 4:5, ये रख देंगे। ये जैसे ही काम करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखो 3 और 4 है, 3 और 4 है। इसको कैसे निकाल सकते हैं? बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं पहले इसका बेसिक समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप इस 4 को उठाओ, इस 4 को यहाँ पर इंटू करो, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर लास्ट को लास्ट में इंटू कर देंगे तो 5 तिया के 15 होगा। तो फर्स्ट रूल हमारे पास यह होता है, यह होता है मतलब क्या कि यह लास्ट, ये जो फर्स्ट वाला है इसको आपको इसमें इंटू करना है, इसको आपको इसमें इंटू करना है, दोनों में। 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 आ जाएगा और लास्ट को लास्ट में इंटू कर दो, 5 तिया 15। ये हमारा आंसर है। दूसरी तरीका मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर A/B/C दिखाई दे रहा है, सपोज यह दिखाई दे रहा है A/B/C दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या रेड पेन इस पर चलेगा? एक बार मैं देखता हूँ। नहीं, रेड नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ये चल सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने A/B/C ले लिया, ठीक है दोस्तों, A/B/C। अब ये मैं देख रहा हूँ कि 2:3 है, 2:3 है। B/C कितना हमारे पास 4:5 है, हमने 4:5 ले लिया, ये ले लिया। अब ध्यान से अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा दोस्तों क्या कि यहाँ पर देखो B का वैल्यू 3 है, यहाँ पर B का वैल्यू 4 है। इस वैल्यू को बराबर कर लो। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह। तो 4 से अगर यहाँ करेंगे तो 4 से यहाँ करना पड़ेगा, 3 से यहाँ करना होगा तो 3 से आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारे पास 4 दूनी के 8, ये बन जाएगा हमारे पास 12। अब नीचे देखो, ये 12 अगर हो चुका है तो ये 5 से 15 होगा, ये हमारा आंसर होता है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होना। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो तरीका आपको वही चीज है, आप जैसे आपको ठीक लगता है वैसे समझिए, लेकिन एग्जाम में बस एक ही चीज फॉलो करना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। A/B हमारे पास 2:3 है और B/C हमारे पास 4:5 है। अब मैं देख रहा हूँ दोस्तों क्या कि यहाँ पर B का वैल्यू 3 है और यहाँ B का वैल्यू 4 है। तो भाई B का दो जगह मान अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो मैं क्या करने यहाँ बात बोल रहा था कि आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 है तो 4 से यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पर 3 है तो 3 से यहाँ पे कर लीजिए। लेकिन जितना से मल्टीप्लाई आप करेंगे उतना से आपको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, उतना से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, जैसे आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे क्या कि 4 दूनी के 8 बन जाएगा हमारे पास और 4 तिया 12, ये 12 हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखो 12 आ जाएगा और ये देखो 15 आ गया। तो देखो A का वैल्यू 8 आ गया तो B का वैल्यू कितना आ गया? 12। अगर B का वैल्यू 12 है तो C का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? C का वैल्यू सॉरी यहाँ पर 3 होगा ना मेरे भाई, 3, तो ये आ जाएगा 15। देखो 8 12 15 आपको दिखाई देने लगा। तो यह एक तरीका, दूसरा तरीका। लेकिन थर्ड तरीका जो बताने जा रहा हूँ, यह दोनों तरीकों को आप साइड कर देंगे
वो तरीका अपनाएंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर ए बी सी जो कि आपको दिया हुआ है। हमें निकालना क्या दोस्तों, तो ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। ए और बी का वैल्यू हमारे पास 2:3 है जी। बी और सी का हमारे पास 4:5 है। बस ये कर लीजिए। देखो ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। खाली स्थान जहां पर दिखाई दे रहा है ना मेरे प्यारे साथियों, वहां पर क्या करना आपको, जहां पर खाली स्थान दिखाई दे वहां पर उसके नियर अबाउट वाला वैल्यू फिल कर दो। नियर अबाउट मतलब क्या, ऊपर का ऊपर वैल्यू होना चाहिए, नीचे का नीचे होना चाहिए। मतलब 5 ऊपर से, 5 जो नीचे है वो ऊपर नहीं जाएगा, 3 ऊपर है नीचे नहीं आएगा। जो भी वैल्यू आएगा, ये बी अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। जितना बार भी ये खाली रहता है सब में वही भर देंगे, है ना। यहाँ पर देखो बगल में कौन है, 4, ये 4 वाला भर देंगे। मेरी बात फिर समझना, जैसे जहां पर भी स्थान खाली रहता है तो ऊपर का पोर्शन को ऊपर वाला भरेगा, नीचे का पोर्शन को नीचे वाला भरेगा। इतना ध्यान रखना, जो उसके नियर नजदीक में है। तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका नजदीक में कौन है, 3 है, तो मैंने 3 यहाँ भर दिया। इसके नजदीक में कौन है, 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 भर दिया। बस इतनी सी बात है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखो सेम चीज आया कि नहीं आया, सब कुछ आपको वही आ रहा होगा। ये हमारा आंसर कहलाएगा। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या, बताइएगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं किसी बच्चे से यह कहता हूं कि मान लीजिए इफ ए इज टू बी इजकल टू, हमने दिया आपको 3:4, बी इज टू सी हमने दिया आपको सपोज 2:3, ठीक है जी। सी इज टू डी दिया हमने कितना, 1:2। आपसे पूछा क्या कि आप ए बी सी और डी निकाल दीजिए, ए बी सी डी निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहले लिखिएगा ए बी सी और डी, पहले ये लिख लीजिए। ए जैसे लिखेंगे तो भाई ए बी के नीचे आप 3:4 कर दीजिए, बी सी के नीचे 2:3 कर दीजिएगा, और सी डी के नीचे 1:2 कर दीजिए। बस ये कर दीजिए, उसके बाद काम आपका क्लियर, ये बन गया है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको पकड़ लीजिए। यह खाली स्थान है, यह खाली स्थान है, यह खाली स्थान है, यह खाली स्थान। जहां जहां खाली स्थान है उसके जगह को फिल करना है मेरे को। देखिए, तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं पहले बताया था कि एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, 3 स्टेज में यह लेयर बन रहा होगा। तो फर्स्ट लेयर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 4 भर आएगा, तो यहाँ भी 4 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके नजदीक में 4 है। यहाँ पर आएगा कौन, तो 2 आएगा। यहाँ पर कितना भर आएगा, 3, ये 3 आ जाएगा। इसके नजदीक में कौन है, 1, तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा। ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं नीचे से ऊपर जाना चाहिए। उसके बगल वाला जो नजदीक वाला वैल्यू होता है वही फिल करना है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी के 6 का 6 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 है का 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्तों, और 4 तिया 12 दूनी के 24। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि 6 8 12 24। लेकिन हो सकता है कि यह एग्जाम में ऑप्शन न दिखाई दे, तो छोटा कर लीजिएगा। छोटा करेंगे, 2 से कट कर लो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, और ये 12 दूनी के 24। मतलब 3 4 6 12 इसका सही आंसर कहलाएगा। यही इसका सही आंसर कहलाएगा। एक बार बताइए कमेंट करके, क्या कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही किसी बच्चों को, क्या किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या। क्या मैसेज नहीं कर पा रहे आप लोग, कमेंट करके बता सकते हैं कहीं भी कोई समस्या आ रही हो तो आपको। चैट इनेबल हो चुका है आपका ना, इनेबल प्राइवेट चैट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, इफ इफ a is to b is equal to 1:2, b is to c 2:3, c is to d
3:4 और D:A 4:5। ठीक है दोस्तों, मैंने सबका अलग अलग लिया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 1:2, बी सी का वैल्यू दिखाई दे रहा है 2:3, सी डी का वैल्यू दिखाई दे रहा है 3:4 और डी ई का वैल्यू दिखाई दे रहा है 4:5। ये सबका मैंने अलग अलग यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्या सीख रहा हूँ कि अभी तुरंत मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी डी और ए लिख दीजिएगा। पहला काम ये करना है। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास 1:2 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 कर दिया। बाकी आपको नहीं पता है, खाली स्थान भर दीजिए, यह सबको खाली कर दीजिए, है ना। यह सबको खाली कर दिया, ये सबको खाली स्थान कर दिया। बी सी, तो बी के नीचे हम क्या रखेंगे 2, सी के नीचे 3 रखेंगे। अब देखो इसके बाद खाली हो जाएगा, इसके बाद खाली हो जाएगा, इसके बाद खाली हो जाएगा, सबको भर दिए। सी डी का वैल्यू हमारे पास कितना 3:4, सी डी 3:4, यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पर देखो खाली हो जाएगा, यह खाली हो जाएगा, यह खाली हो जाएगा। उसके बाद दिया D:2 है, D:2 के वैल्यू हमारे पास मान लो 4:5 है, या 4 हो जाएगा या 5 होगा। अब देखो खाली स्थान यहाँ पर भी है, खाली स्थान यहाँ पर भी है और खाली स्थान यहाँ पर। बस इतनी सी बात है, आपको ध्यान से काम को कर लेनी चाहिए। अब हमने क्या बताया दोस्तों आपको कैसे काम करना है। तो भाई यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ 3, यह हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 पढ़ दीजिए, यहाँ पर 4, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है, 4 कर दो या 4 कर देंगे, 4 कर दो। बस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 4 3 12 दूनी के 24 या 24 हो जाएगा जी। ये देखेंगे 4 3 12 दूनी के 24 दूनी के 48 या 48 हो जाएगा हमारे पास। 4 3 12 3 36 दूनी के 72 72 हो जाएगा। ये देखेंगे 4 चौके 16 3 48 दूनी के 96 96 हो जाएगा। ये बात करते हैं 5 6 के 20 या 60 120 120 हो जाएगा। मतलब आप यह काम कर लीजिए। ये जैसे ही काम करने के बाद वैल्यू आया, सबसे पहले देखो ध्यान से कि मैं इसको कितना से कट कर सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं 24 से सबको उड़ा सकता हूँ। 24 से सबको उड़ा दीजिए। 24 दूनी के सॉरी 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 96 और 24 पचे 120। ये हमारे पास आंसर कहलाएगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर्स। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या यहाँ पर? चलिए फटाफट नोट करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो रही हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर अपना नाम मेंशन करेंगे और समस्या। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न के लिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। तो आपने देख लिया, ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर देखना होगा। एक होता है प्रोपोर्शन बेस्ड पर। प्रोपोर्शन मतलब बोलते हैं समानुपात। यह था रेशियो बेस्ड पर, अगला हम दिखाते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो इसमें देखो 3 तरह क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछता है मध्य समानुपात, एक पूछता है तृतीय समानुपात, एक पूछता है चतुर्थ समानुपात। इंग्लिश में बोलेगा तो मीन प्रोपोर्शंस, थर्ड प्रोपोर्शंस और एक पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शंस। फोर्थ मतलब कैसे, ध्यान से मान लीजिए। देखिए कि हम कह सकते हैं कि ए है, बी है और अगला सी है। ये वाला रेशियो हमें नहीं मालूम, ये रेशियो नहीं मालूम, चौथा क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक्स। इसी को कहते हैं हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा समानुपात कहते हैं। तो इसको मैं अगर रेशियो में कन्वर्ट करने जाऊं तो हम क्या कहेंगे, A:B और यहाँ पर आ जाएगा C:D, यह सॉरी C:X हो जाएगा। ध्यान से देखना, इन दोनों को इसके साथ, इन दोनों के साथ मर्ज करके हम लोग एक प्रोपोर्शन में ले आते हैं। तो A/B इक्वल टू C/X। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो A/X होगा और यहाँ पर आ जाएगा B/C। मतलब X इक्वल क्या निकलेगा, B/C बटे में A। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि कभी भी एग्जाम में अगर आपको पूछता है चतुर्थ समानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शंस, ये अगर पूछता है आपसे तो दोस्तों क्या करना होगा, पहले सेकंड टर्म यूज कीजिएगा। पहले सेकंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म बटा में फर्स्ट टर्म, ये रूल यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म एक टर्म है, पहला आपका सेकंड टर्म इनटू थर्ड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म। ये रूल अगर याद है तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखो मैं अभी पहले बेसिक समझा दे रहा हूँ, फिर मैं अगले क्लास में इस पर क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछेगा तो आपकी अप्रोच बेसिकली क्या होनी चाहिए।
तो फर्स्ट क्लास में ऑनलाइन पढ़ाऊं या ऑफलाइन पढ़ाऊं, मेरी प्रयास यही होती है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आप उड़ा देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा कि सेकंड इंटू थर्ड बटे में फर्स्ट। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, सपोज यहाँ पर ये सपोज यहाँ पर दिया 20, 25 और ये 30, है ना। ये 20, 25 और 30 दिया हमने, कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं। अब मैंने पूछा क्या कि भाई ये वैल्यू बता दो, या यहाँ वाला वैल्यू क्या होगा, चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो क्या करना होगा फोर्थ निकालने के लिए, 25 इंटू 30 कर दीजिए और बटे में 20 कर दीजिए। 25 इंटू 30 बटे में 20 कर देंगे तो ये देख रहे होंगे कि यह और यह कट जाएगा हमारे पास। 25 या 75 बटे में 2 अर्थात कितना आ जाएगा, 37.5। ये हमारा आंसर कहलाएगा 37.5। तो मेरे प्यारे साथियों, चतुर्थ समानुपात निकालना बहुत ही आसान है, आपको कभी भी पूछेगा तो आप निकाल पाइएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया सपोज, यहाँ पर ले लिया सपोज 24, यहाँ पर 32 और यहाँ पर ले लिया सपोज हम यहाँ पर मान लीजिए 72 ले लिया, या मान लीजिए हम यहाँ पर 60 ले लिया, इस प्रकार से ले लिया 24, 32, 60। आपसे पूछा कि इसका वैल्यू बताओ, चतुर्थ समानुपात बताओ। तो आप क्या करेंगे, चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए सबसे पहले आपकी क्या बनती है, क्या करना चाहिए। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालिएगा, तो भाई इसका वैल्यू को आप x मान लेते हैं और यही तो हमें निकालना है, यही हमें निकालना है जिसको हम लोग चतुर्थ समानुपात कहते हैं। तो सेकंड इंटू थर्ड को मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 60 कर दो और बटा में क्या लिखेंगे 24, या 24 कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, छोटा कर लेंगे तो 24 कटेगा 8 तरीके 24, यह कटेगा 8 चौके 32, 4 से मैंने कट कर दिया, सॉरी 8 से कट कर दिया, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, यह कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, मतलब 20 चौके 80। यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा वह 80 निकलेगा। तो चतुर्थ समानुपात निकालना बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सपोज एक क्वेश्चन और लिया, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ये लिया कि इफ या हाँ, फाइंड द फोर प्रोपोर्शंस, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शंस। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली आपको यहाँ पर, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कलर क्या ले लेता हूँ, नहीं यार ये तो नहीं काम करेगा, चलो मैंने यही ले लिया, हाँ ये ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर दे दिया सपोज, यहाँ पर सपोज 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 48, 48 ले लिया, यहाँ पर ले लिया मान लीजिए 72, यहाँ पर ले लिया मान लीजिए सपोज 104 या 108 ले लिया। हमने पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे 72 इंटू 108, ये लिखेंगे और बटे में 48 लिख देंगे। मतलब ये वैल्यू आपको नहीं पता है, जिसी उसी का वैल्यू हम लोग ये निकालते हैं, ये जो निकालते हैं एक्स, ये इसी का वैल्यू कहते हैं। तो 72 इंटू 108 बटे में 48, छोटा कर लेंगे इसको करके, तो भाई ये कट जाएगा 24 दूनी के 48, 24 थी अब 72 3, ये कट जाएगा कितनी बार में, 54 बार में। तो 54 इंटू 3 मतलब 4 3 12 के 2 1 5 15 116, 162 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना कहलाएगा हमारा 162। तो चतुर्थ समानुपात निकालना बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रोपोर्शंस, ये कैसे निकालेंगे, तृतीय समानुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो देखो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या ए है, अगला बी है, ये पता नहीं है सी, ये पता नहीं है कि क्या है इसका, तो मैंने इसके वैल्यू को मैंने मान लिया एक्स, एक्स मान लिया, ये हमारा तीसरा समानुपात है, तृतीय समानुपात। तो हम क्या लिखेंगे पहले, ए इज टू बी, पहले इसको ऐसे बनाएंगे ए और बी के साथ में, फिर यहाँ पर करेंगे बी इज टू एक्स के। यह जो चार बिंदु दिखाई दे रहा है इसका मतलब प्रोपोर्शंस बोलते हैं, और इसको हम लोग इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बाई बी और यह होगा हमारा बी बाई एक्स, बी से बी में इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए इंटू एक्स आ जाएगा और यह आ जाएगा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर बटे में ए आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि अगर आपसे यह कहे कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, आप यह निकालिएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर कर दीजिएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है और बटा में फर्स्ट टर्म, ये लिख दीजिएगा, तो यह निकल जाएगा हमारा थर्ड टर्म। अब मैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देके देखता हूँ आप बना पा रहे नहीं बना पा रहे, आइए हम चेक करते हैं।
अगर पूछता है तृतीय समानुपात निकालिए, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर कर दीजिए और बटे में फर्स्ट टर्म से क्या करना होगा, डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको, सपोज यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर मान लीजिए 20 ले लिए, है ना, और यहाँ पर ले लिए मान लीजिए सपोज हम 80 ले लिए, 80 ले लिए। अब पूछे आपसे क्या कि ये वाला वैल्यू बताइए, तीसरा समानुपात क्या होगा। तो x निकालने के लिए पहले 80 इंटू 80 करना पड़ेगा और आपको 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 चौके 80, यानी कि ये हमारा 320 होगा। ये बस पकड़िएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। इसको बोलते हैं तृतीय समानुपात, सेकेंड टर्म का स्क्वायर बाई द फर्स्ट टर्म। जैसे मैंने क्वेश्चन और लिया, मान लीजिए यहाँ पर लिए 9 ले लिए हम, ठीक है, और अगला ले लिया सपोज यहाँ पर हम 12। अब मैंने आपको बोला कि यह संख्या बताओ, तीसरा समानुपात, समानुपात, तृतीय समानुपात बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले क्या करेंगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, 12 इंटू 12 कर दो, बटे में 9 कर दो। तो भाई 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 144, बटे में 9 मतलब कितना आ जाएगा, 16 9 44 है, 16 आ जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ की नहीं बच्चों को हो रही है क्या, बताइएगा। अगर हमने आपसे यहाँ पर ये ले लिया सपोज, कोई संख्या में लेता हूँ, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शंस, ये मैंने बोला तीसरा समानुपात निकालिए, ठीक है जी। हमने आपको लिया यहाँ पर सपोज 12 ले लिया, है ना, और यहाँ पर ले लिया 36। अब पूछा आपसे कि यह बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, पहले 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12 तिया के 36, ये आ जाएगा कितना हमारा 108। ये हमारा कितना कहलाएगा दोस्तों, 108 कहलाएगा। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए थर्ड ऑप्शन निकालने में। तो हमने सीख लिया थर्ड ऑप्शन कैसे निकालेंगे, हमने ये भी देख लिया, चतुर्थ कैसे निकालेंगे हमने ये भी देख लिया। आगे मैं देखने जा रहा हूँ आपको लेकर मध्य समानुपात। मध्य समानुपात कैसे निकालेंगे, मध्य समानुपात कैसे निकालेंगे, आइए हम एक बार चेक करते हैं। हम्म, मीन प्रोपोर्शंस, ये कैसे निकालते हैं। मध्य समानुपात निकालने के लिए मान लीजिए हमारे पास यह ए है और ये बी है, इसके बीच का टर्म निकालना हो मेरे को नहीं पता है, इसको बोलते हैं मध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शन इसी को बोलते हैं। मीन प्रोपोर्शन या मीड बोल देगा, है ना, ये निकालेंगे। तो ये कैसे निकाल देंगे, इसके वैल्यू को आप एक्स मान लीजिए, ठीक है साथियों। अब इसको ऐसे अरेंज कर दो, ए इज टू एक्स और यहाँ एक्स इज टू बी ले लीजिए। जब इसको अरेंज करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास ए बाई एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई बी। क्रॉस करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास बी। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 हमारे पास, ये ए बी आ गया, ये बी है बाबू ना, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगा, अंडर रूट ए बी निकलेगा, अंडर रूट ए बी निकल जाएगा। अब आइए समझाते हैं इसका थोड़ा सा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा। हमने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, मान लीजिए 9 और 16 ये दिया, का बोलेगा मध्य समानुपात ज्ञात करें, का मध्य समानुपात, समानुपात ज्ञात करें, यानी कि मीन प्रोपोर्शन, ये पूछ देगा। कैसे निकालेंगे आप लोग, तो देखो आपको मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना होगा तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 9 इंटू 16 कर दीजिए, भाई ये आ जाएगा हमारे पास 144। 144 का मतलब क्या होता है, 12, और ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, मेन प्रोपोर्शन निकालना हो, है ना, ये कैसे निकालेंगे, थर्ड कैसे निकालना हो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक एक चीज आप समझ सकते हैं, फोर्थ मैंने आपको निकालना सिखाया। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज आपको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। मैंने एक क्वेश्चन और देके देखता हूँ, मान लीजिए हमने आपसे ये बोला मेरे प्यारे दोस्तों कि हाँ, फाइंड मेन प्रोपोर्शंस,
मेन प्रोपोर्शन निकालिए। किसका किसका? यहाँ पर हम ले लेते हैं सपोज 9 और ये 16 ले लिए, या 25 ले लिए, ये ले लिए। इसका पूछ दिया कि मीन प्रोपोर्शन निकालो, मीन प्रोपोर्शन। तो कैसे निकालेंगे? मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 इंटू 25 कर देंगे, और ये आता है 225। तो 225 का आंसर क्या मारेंगे हम लोग, 15। तो आपने सीखा मीन कैसे निकालेंगे, आपने सीखा चतुर्थ समानुपात कैसे निकालेंगे, और आपने एक चीज और सीखा कि, और क्या सीखा था, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। तो 3 चीज हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं आगे। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आपको दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए रेशियो पर बेस्ड, इफ ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और फोर्थ ऑफ सी, ये दिखाई दे रहा, फाइंड ए बी और सी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसे दिखाई दे आपको कि ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी एंड फोर्थ ऑफ सी, ये सब के सब आपस में बराबर है, तो हमसे पूछेगा कि भाई इसका वैल्यू बताओ, ए बी सी का वैल्यू बताओ रेशियो में, क्या होगा? कैसे निकालेंगे आप लोग? तो देखो, इसको निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें करना होता कुछ नहीं, बस सिंपल सा लॉजिक में आप क्या कर दीजिएगा, इसका इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल दीजिए, 12 आएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 2 छके 12, 3 चौके 12। मैं फिर से लिख रहा हूँ, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 2 छक 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। मतलब हमारा रेशियो क्या कहलाएगा दोस्तों, ए बी सी का रेशियो हमारे पास निकलेगा 6, 4 और 3। यही हमारा आंसर कहलाएगा। जो भी यह काम करने के बाद जो आएगा वैल्यू 6, 4 और 3, यही हमारा आंसर कहलाएगा, 6, 4, 3। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझाने जा रहे हैं, डिटेल में। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा क्या, कि हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी एंड फोर्थ ऑफ सी था। ठीक है साथियों, हमसे पूछा ए बी और सी क्या होगा, हमसे यह पूछा गया है। कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए। क्या मैं ये बात को ऐसे कह सकता हूँ क्या, कि ट्राइस ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी एंड थ्राइस ऑफ बी इक्वल टू फोर्थ ऑफ सी, ये तो मैं कह सकता हूँ। अब देखो, यहाँ पर कह देंगे ए बाई बी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/2। ये बन जाएगा हमारे पास बी बाई सी, तो ये हो जाएगा 4/3। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ ना, ए बाई बी, ए और बी को यहाँ पर कर दिया तो 3, 2 यहाँ पर आ जाएगा, बी और सी तो 4/3, ये हो जाएगा। अब बात बताइएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या कि ए बी सी के रेशियो हमारे पास ये 3:2 है, 3:2 कट कर देंगे। बीसी का हमारे पास 4:3 है, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर कर दीजिए। अब तुरंत आपने सीख रखा है ऑलरेडी कि जो खाली स्थान है ये वाला आएगा, यहाँ खाली स्थान ये वाला आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 तिया 12, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, छोटा कर दीजिए इसको। तो छोटा करेंगे तो यह देखेंगे क्या, कि 6 से कट रहा होगा, सॉरी 2 से कट रहा होगा, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, मतलब 6, 4 और 3। देखो आंसर आया कि नहीं आया, सेम आंसर आया। तो क्या आप एग्जाम में इतना करेंगे, एग्जाम में इतना करेंगे तो टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी ना करें, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रखिएगा। क्या सब कुछ ओके है? आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत सुंदर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई समस्या मुझे लगता है कि आपको नहीं होनी चाहिए थी, ये मैं मान के चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह आ चुका होगा दोस्तों। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही ये सब मैंने बता दिया आपको, मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। अगली क्लास में यहाँ से आपको डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो आज जो कुछ भी आपने सीखा है, इस चीज को अच्छे से रिकॉल कीजिए घर में, और कहीं कोई दिक्कत हो तो बेहिचक आप अगले क्लास में इसको पूछ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन दे के देखता हूँ आप बना पा रहे नहीं बना पा रहे। जैसे हमने आपको ये बोला कि इफ ये दिया हमने क्या, कि
हाँ, अगर हमने आपको यहाँ पर क्या दिया, सपोज यहाँ पर 4 इंटू ए है, यह हो जाएगा 3b हो जाएगा और यह 5c हो जाएगा। हमने पूछा कि ए बी और सी के रेशियो निकाले, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने बताया वैसे ही काम करना। इस कैल्शियम निकाल दो, 4 3 5 कैल्शियम कितना आ जाएगा 60। 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 12 60, यानी कि 15 20 और 12, यही इसका आंसर कहलाएगा। एग्जाम में ऐसे ही फॉलो करना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम एक क्वेश्चन और देते हैं, इफ यहाँ पर अगर मैं देता हूँ सपोज 3a 2b एंड 5c, है ना, इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, एबीसी निकालने के लिए, एबीसी निकालने के लिए ए बी और सी ये निकालना है मेरे को। तो 3 2 5 कैल्सियम निकालो, 5 यानी 10 या 30, ये 30 हो जाएगा। तो 30 से हमें क्या करना हो, 30 को डिवाइड करो, 3 दहा का 30, 2 15 30 और 5 6 30, मतलब हम कह सकते हैं 10 15 और 6, यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपसे नहीं छूटना चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर छोटी सी बात आपको एक चीज और समझा दूं, देर तो नहीं हो रही ना आप लोग को, यह कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में सीधे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना, अगली क्लास में मैं सीधे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसलिए ये सब चीजें मैं शुरुआत में करवा दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस, ठीक है। अगर मैंने आपसे यह बोला, सपोज यहाँ पर हमने दिया कि 1/2 ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी एंड 1/4 ऑफ सी, ये बोला। फिर उसके बाद बोला कि ए बी और सी पता कीजिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐसे दे दिया, तो अब यहाँ पर ऐसे मत कर देना कि 2 3 4 का एलसीएम निकाल के यह काम कर लो, भाई ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, 1/2 ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी, 1/4 ऑफ सी दिखाई दे रहा है। हमसे पूछा है एबीसी का मान ज्ञात करो। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, जब भी ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में दिखाई दे जहां पर ऊपर का वैल्यू सबका सब समान, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 1/2 में 1 समान है, 1/3 में 1 समान है, 1/4 में 1 समान है, मतलब ऊपर में सब समान है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, 2 3 4 जो नीचे वाला वैल्यू वही चिपका दो, वही आंसर है, बस वही आंसर है, आगे कुछ करना ही नहीं है आपको, यही आंसर है, 2 3 4 यही चिपका दो। अब बोलेंगे सर कैसे, आइए मैं समझाता हूं ऐसे। ध्यान से देखिएगा, आप पूछिएगा आप कैसे, तब मुझे बताना पड़ेगा ना जी आपको। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं कि a/2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर मैं लिखूं b/3 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं a/b लिखूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर कहेंगे 2/3, हाँ जी हो जाएगा। ये तो कहने दीजिएगा ना आप लोग, बहुत बढ़िया, ये कह सकता हूँ मैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखो b/3 मैं कह दिया हूँ और यहाँ पर c/4 कह दिया हूँ। तो b/ अगर मैं c करता हूँ तो 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है साथियों। अगर हम आपसे निकलवाते हैं ए बी सी, तो ए बी और सी निकाल दीजिए, ए बी सी। ए बी का वैल्यू हमारे पास 2:3 है, बी सी का वैल्यू हमारे पास 3:4 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये दोनों बराबर है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी ना करे, जैसे बता रहे वैसे ही काम कीजिए, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तरीका तो यह है करने का जो मैंने बताया आपको। अगर दूसरी तरीका देखेंगे, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे हम लोग। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर यह लिखता हूं कि a/2, b/3 और c/4, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। 2 3 4 कैल्सियम निकालो, कितना आ जाएगा 12, 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 से यहाँ भी कर दो, 12 से यहाँ भी कर दो, 2 6 12, यानी 6a आ जाएगा हमारे पास, 3 चौके 12, या 4b आ जाएगा हमारे पास, 4 3 12, ये हमारे पास 3c आ जाएगा। और अभी तुरंत मैंने बताया था कि भाई जब भी ऐसा केस आ जाएगा तो फिर इसका कैल्सियम निकाल दो। 6 4 3 कैल्सियम कितना आ जाएगा 12, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी के 12,
4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12, 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 12। देखो रेशियो वही आया कि नहीं आया, 2 3 4, 2 3 4 ही आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप किसी तरीके से भी काम करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, याद रखना कि ऊपर में वैल्यू अगर 1 1 2 2 जो भी रहेगा तीनों में समान होना चाहिए, तो नीचे जो वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ इसके बाद के क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। कल इस पर हम और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे। आज मैं इसको एंड करना चाहूंगा सेशन को अब यहाँ पर। जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं, एक सेकेंड, अगर हम आपसे यह कहते हैं कि इफ 12 1/2% ऑफ ए, 12 1/2% ऑफ ए, ये परसेंट है मेरे भाई ना, 12 1/2% ऑफ ए, 16 2/3% ऑफ बी इजकल टू यहाँ पर ले लेते हैं सपोज हम लोग 11 1/9% ऑफ सी। ये तीनों के तीनों बराबर है। आपसे पूछ रहा है क्या कि ए बी सी बताइए, ए बी सी निकालिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए परसेंटेज रूट कि 12.5 का मतलब क्या होता है हमारे पास 1/8, बोलो है ना, ये होता है। ये अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों तो 1/6 होता है, और यहाँ पर बात करें तो 1/9 होता है। अभी जरूर मैंने बताया था दोस्तों कि जब ऊपर में वैल्यू बराबर आ जाए तो उस केस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाता है 8 6 9, 8 6 9, यही आंसर हो जाएगा। अब तो पूछेगा कि नहीं पूरा बना के बताइए, तो फिर उसका एलसीएम निकाल के काम कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि a बाई बी इक्वल टू निकालेंगे तो पहले इसको ऐसे देख लेंगे, a बाई 8 करेंगे, फिर यहाँ पर b बाई 6 करेंगे। तो देखो a बाई बी यहाँ पर कर दो, या 8 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो दोस्तों छोटा कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा 4 और 3 का रेशियो। ये हमारे पास 4 और 3 का रेशियो कहलाएगा। ये b बाई 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास सॉरी b बाई सी। और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक कह दिया कि 1/6 इंटू बी कह दिया, या मैं इसी को ऐसे कह सकता हूँ कि b बटे में 6 कह दिया, और यहाँ पर कह दिया c बटे में 9। तो b बाई सी करेंगे तो 6 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। छोटा कर देंगे तो 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6 और 3 तिया 9, मतलब 2/3 आ जाएगा। अब निकाल दीजिए रेशियो इसका। अगर मैं रेशियो निकालता हूँ दोस्तों, हमारे पास ए बी और सी कहलाएगा। ए बी सी का हमारे पास, ए बी का रेशियो हमारे पास 4:3 दिखाई दे रहा होगा, बीसी का रेशियो हमारे पास क्या था 2:3, यहाँ पर 2:3 कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, क्या आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ। याद रखना इसका आंसर 8 6 और 9 आया था मेरा। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास 4:3 है, बीसी का वैल्यू हमारे पास 2:3 है। बस यह काम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपका यह खाली स्थान, यह खाली स्थान, यहाँ पर बगल वाला आ जाएगा, यहाँ से बगल वाला आ जाएगा, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 और 3 तिया 9। देखो 8 6 9 आया कि नहीं आया, 7 आंसर्स। तो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो, आप सोल्व कर रहे हो, तो यह 1/8 आ जाएगा, यहाँ 1/6 आ जाएगा, और 1/9 तीनों बराबर है। तो 8 6 सीधे 9 को टिक करेंगे और आंसर आगे तक पहुंच जाएंगे। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या? उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगा। चलिए मैं अगले क्लास में इसके बाद से मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। हमारा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वह बना हुआ पीपीटी, इस प्रकार से क्वेश्चन मैं अगले क्लास में आपको लेकर आऊंगा। तो ये देख पा रहे होंगे मैंने क्वेश्चन पर आपको काम किया, और सब के सब देखिए ध्यान से, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे सीजीएल टायर 1 24 का क्वेश्चन पूछा हुआ, ये देखो अगला क्वेश्चन 24 का क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपको टायर 1 में, आपको टायर 2 में, टायर 3 में आपको इस प्रकार से आपको देख रहे पूछा गया है। टायर 1 और 2 ही होता है, मैंने 3 कह दिया। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 होता है ना, ये तो ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बस लाइन पर बने रहें और समझते चले, ठीक है साथियों। तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूं, और मिलता हूं मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।